नंबर 5 है, वो खुद जीना चाहता है, बहुत फन लविंग है, नेटवर्किंग है उसकी, लेकिन उसकी नेगेटिव साइड श्रुति ये है कि वो नंबर किसी भी तरह की कंडीशंस और अब जैसे 3 के साथ आप कॉम्बिनेशन कर दो 7 का, 3 का कॉम्बिनेशन, 3 चाहता है बात करना बहुत सारी, 7 का जो नंबर 7 होता है उसको नहीं करनी बात, तो ये क्या होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चार्ट होगा। राजयोग का मतलब होता है ऐसी कंडीशन की जिंदगी आपको मौका देगी एक बार अपनी पुरानी जनरेशन से बहुत आगे जाने का। बेबी नेम्स में न्यूमरोलॉजी का रोल क्या होता है? पीछे तक 50,000 सालों तक आपके पीछे रह जाता है, नाम में इतनी ताकत है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे पता चले कि कौन सा नाम उनके बेबी के लिए लकी और हार्मोनियस रहेगा? प्लैनेट्स होते हैं, उनसे फर्स्ट लेटर निकालता हूँ। क्या नाम का न्यूमरोलॉजी नंबर इस लाइफ पाथ नंबर से मैच होना जरूरी है? मैच नहीं, कंपैटिबल, बहुत समझने वाली बात है। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो गलती करते हैं, इवन न्यूमरोलॉजिस्ट भी, वो कैलकुलेशन ऑफ टैलेंट नंबर उसी में गड़बड़ करते हैं। बेबी को नया नाम देते हैं, अब चेंजेस करके आपने पॉजिटिव फीडबैक पाया है? मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतने स्ट्रॉन्ग चार्ट के साथ है कि ये नंबर्स को निकाल ले जाएगा, तब मैं वो नाम चेंज देता हूँ और तब इम्पैक्ट दिखता है। कभी कभी पेरेंट्स ट्रेडिशनल या फैमिली नेम्स रखना चाहते हैं, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैंने इनवाइट किया था विशाल भारद्वाज को, जो एक कॉलम राइटर है जी न्यूज़ के लिए, TOI के लिए एंड NBT के लिए, लेकिन ये उसकी जर्नलिज्म या कॉलम्स के बारे में नहीं है। ये पॉडकास्ट है बेबी नेम्स के बारे में। विशाल जी एक बेबी नेम्स एक्सपर्ट है, वो न्यूमरोलॉजी के द्वारा बेबी नेम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे उसकी इंस्टाग्राम रील्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, समटाइम्स मुझे हंसी भी आती है और समटाइम्स आई थिंक कि उसकी बोलने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है। ये पॉडकास्ट में विशाल जी हमको ये बताएंगे कि हम बेबी नेम्स कैसे चुन सकते हैं। चलो बात सुनते हैं विशाल जी की। नमस्ते विशाल सर, कैसे आप? नमस्ते श्रुति, आई एम डूइंग वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। फॉर एग्जांपल आप बहुत आर्टिकल्स शायद लिखते हैं या कॉलम्स लिखते हैं फॉर जी न्यूज़, TOI एंड NBT। मैंने NBT के बारे में नहीं सुना है, लेकिन ऑफ कोर्स जी न्यूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में तो सुना है। सो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम लिया है टू कम, एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट बेबी नेम्स। और मुझे भी अच्छा लगेगा श्रुति कि कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर जाए, अगर कोई मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में तो वो कोई सही नॉलेज के द्वारा उसको सही किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा सर, आप कितने साल से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगभग 10 साल हो गए, तो अगर प्रैक्टिस की बात करें, लेकिन मैंने कब से पैसे लेके करना शुरू किया ये बात अलग है, तो उसमें मुझे लगभग 6 से 7 साल हो गए। उससे पहले इट वाज ऑल अबाउट पैशन, तो मैंने ये सीखा भी, इट वाज जस्ट फॉर द पैशन। आई वाज अ डेटा साइंटिस्ट श्रुति, और वहां मुझे नंबर्स में काम करना पड़ता था। आई वाज यूजुअली इनटू द सेल्स पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेसेस, और उन नंबर्स के प्यार ने मुझे न्यूमरोलॉजी के पास पहुंचा दिया, और वहीं से शायद फिर आते 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 इट बिकम माय प्रोफेशन, एंड आई थिंक दैट वाज द इंटेंट ऑफ द नंबर्स। अच्छा, तो आप जब तो आपने डेटा साइंटिस्ट जो आप बोल रहे हैं, तो आपने वो कंप्लीटली छोड़ दिया है? जी जी, मैंने बिल्कुल बिल्कुल जब मैं प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी में आया अराउंड 7 years बैक, आई जस्ट सेड गुड बाय टू द डेटा साइंटिस्ट प्रोफेशन। अंडरस्टूड। सर, आप एक्चुअली कॉलम्स लिखते हैं, तो कैसे कॉलम्स लिखते हैं? क्या आप न्यूमरोलॉजी पे लिखते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स आते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे होरोस्कोप्स आते हैं, और जी न्यूज में रिलेशनशिप से रिलेटेड और रिलेशनशिप्स इन डिफरेंट मैनर, उन सब से रिलेटेड कॉलम्स आते हैं। नवभारत टाइम्स में उसी का हिंदी वर्जन आता है, तो डिफरेंट कॉलम्स। और फिर रेडियो शोज में भी एक जो बिग एफएम है, उसमें हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं इश्क एफएम की, तो वहां हम बात करते हैं मोर कैजुअल टॉपिक्स ऑफ द डिस्कशंस। अंडरस्टूड। तो सर, अब मेरा पहला सवाल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि हम बेबी नेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर नाम में एक स्पेशल एनर्जी
होती है जो हमारी ज़िंदगी को अफ़ेक्ट करती है। अब आई डोंट नो, मेरा नाम आई थिंक मेरे नाना ने मुझे दिया था, तो आई डोंट नो कि मैच होता है या नहीं। लेकिन आप बताइए बेबी नेम्स में न्यूमरोलॉजी का रोल क्या होता है? और पेरेंट्स को क्यों केयर करना चाहिए इसके बारे में? जी, देखिए श्रुति बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नाम में एनर्जी है। कहते हैं कि राम के नाम से बड़ा है जो राम का नाम है वो राम से भी बड़ा हुआ। तो एक बहुत प्यारी सी कहानी भी है रामायण की, अगर मैं उसको बताऊं बहुत चंद शब्दों में। तो एक बार श्री राम जब पुल बना रहे थे लंका पर जाने के लिए, तो वहां पर राम के नाम का पत्थर रखकर सब बंदर उसे तैरा रहे थे। तो उन्हें लगा कि राम का नाम लिखना पड़ता है फिर पत्थर तैरता है, इससे अच्छा अगर मैं पत्थर खुद ही गिरा दूं अगर पानी में तो वो तैर जाएगा, नाम नाम लिखने की भी जरूरत नहीं। तो उन्होंने चुपचाप जाकर एक कोने में पहले ट्राई करने का सोचा। उन्होंने एक पत्थर उठाया श्री राम जी ने, और वो पत्थर पानी में रखा और वो पत्थर डूब गया। तो उन्होंने जब ये बात सोची तो उसके बाद वहीं पे ऋषि मुनि खड़े हुए थे, तो उनसे पूछा कि ऐसा हुआ कैसे, मेरे नाम का पत्थर तैरता है और वो पत्थर जब मैं डालता हूं तो वो डूब जाता है। तो तब ये बात कही गई कि राम से बड़ा है राम का नाम, यानी कि जो नाम है उसमें बहुत ताकत होती है। ये आपके पीछे तक 50,000 सालों तक आपके पीछे रह जाता है। नाम में इतनी ताकत है। आपके कर्मों से बंधा हुआ होता है, बहुत सारी एनर्जी कैरी करता है। यूनिवर्स के द्वारा दिया गया सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपका नाम है। और न्यूमरोलॉजी में जब इसकी बात करते हैं हम, तो बात करते हैं चार्ट के साथ कंपैटिबिलिटी की। देखिए हर नंबर बहुत खूबसूरत है। मैंने सबसे पहले तो मैं यही इस पॉडकास्ट के द्वारा बताना चाहूंगा सारी ऑडियंस को कि कोई भी नंबर खराब नहीं है न्यूमरोलॉजी में। कोई भी चीज देखिए, अब जब हम कोई डिश बनाना शुरू करते हैं श्रुति, तो चीनी का अपना महत्व है, लेकिन वो हर सब्जी में आप चीनी नहीं डाल सकते, बेशक वो कितनी भी मीठी हो, कितनी भी किसी और डिश को बहुत अच्छा कर दे। वैसे ही नमक, नमक का अपना महत्व है, हर सब्जी में डाल सकते हो, लेकिन डेजर्ट में उसे नहीं डाल सकते। तो हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब वो एक सही चीज के साथ फिक्सेशन में आती है, एक कॉम्बिनेशन में आती है, तो वो बहुत खूबसूरत बनती है। ऐसे ही नंबर्स, और जब नाम होता है सही नाम, जो न्यूमरोलॉजिकली हम करेक्ट नाम बोलते हैं, उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि सारे नंबर्स एक फैमिली के इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, rather देन कि उनकी एनर्जी को खींच रहे हैं एक दूसरे में। अंडरस्टूड सर। अब बहुत न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिसेस भी है, जैसे कि शालियन है, पाइथागोरन भी है। अब शालियन तो हिब्रू टाइम की है, और उसमें तो सिर्फ 20 या 21 21 लेटर्स है। शायद उसको बाद में 3 जो लेटर्स मिसिंग हो रहे थे वो बाद में ऐड किया। तो लोग समझते हैं कि पाइथागोरन इज मोर बेटर, क्योंकि वो इंग्लिश जो लेटर्स है वो वो पूरा अल्फाबेट को देते हैं, और हम वो चेंज भी कर सकते हैं। हम वो आई डोंट नो, गुजराती में फॉर एग्जांपल, हिंदी में वी कैन यूज पाइथागोरियन। लेकिन मुझे आपको पूछना है कि आपको क्या लगता है कौन सा न्यूमरोलॉजी जो प्रैक्टिस है फॉर नेम्स इज द बेस्ट? देखिए मैंने सारी न्यूमरोलॉजी सीखी हैं, और सिर्फ शेल्डियन और पाइथागोरियन की बात नहीं, उसके अलावा भी वैदिक होती है, फिर आप कीरो होती है। मैंने सारी न्यूमरोलॉजी सीखी और मैंने जाना कि देखिए अपनी आप जो ये सब्जेक्ट होता है, ये एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है कि वो सबसे ज्यादा किससे रिलेट करता है, उसकी सबसे ज्यादा स्टडी किस पे हुई, किससे सबसे ज्यादा उसे बेनिफिट्स मिले। तो स्टार्टिंग में तो मैंने सारी यूज करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं कलेक्शन किया डेटा का, मैंने एनालिसिस किया अपनी स्टडी का, तब मुझे समझ में आया कि मुझे एक बेस बनाना चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट को बेस रखूं। वो मैंने पाइथागोरियन को रखा। उसका एक कारण था कि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता था, और पाइथागोरस को मैंने बहुत पहले से पढ़ा है इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। और उनकी बहुत सारी किताबें, इवन बहुत सारे अलग ऑथर्स ने भी उनसे रिलेट करने की कोशिश की। ओशो ने उनपे किताबों की एक सीरीज लिखी। तो वो सारी जो चीजें थी वो मुझे पाइथागोरियस से बहुत ज्यादा रिलेट की। लेकिन इसके साथ साथ मैंने और अलग अलग न्यूमरोलॉजीज की जो सबसे बेस्ट चीजें थी, जो उन्हें यूनिक बनाती थी, तो श्रुति वो भी मैंने सब पिक मैंने की कि इधर से ये पिक कर लेते हैं, इधर से लोशो ग्रिड ले लेते हैं, इनका ये वाला जो रिलेशनशिप्स की कंपैटिबिलिटी का जो है वो बहुत अच्छा है, तो ये वाला एस्पेक्ट यहां से उठा लेते हैं। और इस प्रकार से जो टोटल नॉलेज बनी, उसमें बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस में एक्यूरेसी आ गई।
दैट्स रियली गुड टू हियर सर कि आप पाइथागोरियन में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है जो वैदिक करते थे या लोशो ग्रेड भी करते हैं, जो चाइनीज़ वाला स्पेशल मैजिक मैजिक वाला समझते हैं लोग। लेकिन मैंने पहली बार सुना है कि कोई इंडिया में पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है ऑन अ लार्जर स्केल। पीपल बिलीव कि वैदिक या कीरो या शालियन या लोशो ग्रेड इज मोर बेटर, बट आई एक्चुअली मैंने थोड़ा पढ़ा है Pythagorean numerology because I relate to Pythagorean and I absolutely enjoy that numerology practice. So it's very nice. जी, श्रुति, इसका एक कारण ये भी है कि टीचर्स की बहुत कमी है टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ही टीचर मिलने में मुझे 3 साल लग गए थे। पाइथागोरियन के टीचर ही नहीं है इंडिया में। बुक्स आप ढूंढने चले जाओ तो 2-4 बुक्स के अलावा पाइथागोरियंस पे बुक्स नहीं है। तो इसी कारण से शायद उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट, मतलब मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि 1 से 2 बैच मैं लूं, ताकि जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनके साथ ही सब्जेक्ट बांटा जाए, साझा जाए, ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट आए। That's so good to hear, sir. I actually enjoy Pythagorean numerology. अब हम बेबी नेम्स पे फिर से जाते हैं, ये थोड़ा हमने डाइग्रेस कर दिया है। लेकिन मान लीजिए कि एक कपल जो है अपने बेबी के लिए परफेक्ट नाम ढूंढ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे पता चले कि कौन सा नाम उनके बेबी के लिए लकी और हारमोनियस रहेगा? अब यहाँ पे लक और हारमोनियस हम दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं कि एक बेबी नेम चाहिए। जी, जी। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम बेबी नेम्स की बात करते हैं तो मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों की पावर्स को ऐड करता हूँ, श्रुति। तो एस्ट्रोलॉजी से मैं नक्षत्र और उनके जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे फर्स्ट लेटर निकालता हूँ, जिससे कि उस प्लैनेट की या उस नक्षत्र की ताकत उसे मिले। उसके बाद न्यूमरोलॉजी में 65 से ज्यादा नंबर होते हैं एक पाइथागोरियन चार्ट में, और वो भी इवेंट नंबर, यानी वो नंबर जो कि दशाएं रिप्रेजेंट करते हैं, साल भर साल बदलते रहते हैं, उनको हटा भी दूं तब भी 65 से ज्यादा नंबर होते हैं। और आपकी कोशिश एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट होती है कि आप कार्मिक नंबर उसके चार्ट से, बच्चे के चार्ट से हटाएं, जितने हटा सकते हैं आप। तो कार्मिक नंबर वो नंबर होते हैं जो पुराने लाइफ के कर्मों के कारण आते हैं और इस जन्म में आपको कुछ डिफिकल्ट लेसन्स देते हैं। तो उन डिफिकल्ट लेसन्स को बच्चे को ना लाना पड़े, या फिर कुछ नंबर्स अगर पहले ही आ गए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ साइड से कुछ कार्मिक आ चुके हैं पहले जो कि चेंज नहीं हो सकते, तो उनकी एनर्जी को नलीफाई और चैनलाइज करने के लिए कुछ ऐसे नंबर इंट्रोड्यूस करें जो उनका ब्लैंकेट बनाए और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाए। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मेरा काम यही होता है बच्चों के काम, बच्चों के नाम में। अच्छा, अपने अभी कार्मिक नंबर्स के बारे में आपने बताया, तो वो कार्मिक नंबर्स कौन से होते हैं? ऑडियंस तो मुझे आई सपोज जानना चाहेगी कि कार्मिक नंबर्स क्या है और कौन से होते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा श्रुति, कार्मिक नंबर पुरानी लाइफ के कर्मों के कारण आने वाले ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस जन्म में कुछ टफ लाइफ लेसन्स लेके आते हैं। वो नंबर है 11, वो नंबर है 22, वो नंबर है 13, वो नंबर है 14, वो नंबर है 16 और 19। ये जितने भी नंबर्स मैंने लिए ये सब कार्मिक नंबर्स हैं। अंडरस्टूड। तो अगर किसी को कार्मिक नंबर्स जानना हो, तो फॉर एग्जांपल 13 तो डेट ऑफ बर्थ में भी आता है, तो दैट इज ऑटोमेटिक कार्मिक नंबर आ गया। दैट्स अ ऑटोमेटिक कार्मिक नंबर। और हर कार्मिक नंबर का एक अलग अलग लेसन होता है। जैसे आपने 13 का ही नाम लिया, तो उसमें कर्स ऑफ अटैचमेंट कहते हैं श्रुति इसके लेसन को। तो ये इस तरीके से हर एक नंबर अपने आप में किताब है, आप यकीन मानेगा। एक कार्मिक नंबर को अगर पढ़ना शुरू किया जाए तो एक खुद में एक किताब है, इतना डीप टॉपिक है ये। सर, तो हम 22 के बारे में बात करते हैं। 22 एक्चुअली बिकम्स 4 एज वेल। तो वो 4 तो राहु का नंबर है, पावरफुल भी नंबर बताया जाता है, फेम, मनी वगैरह। तो 22 कार्मिक नंबर क्यों है? हम क्यों एक नहीं जोड़ रहे? हाँ, तो वो इसको ना जोड़ने का कारण आप समझिए। देखिए, जो 2 होता है उसे कहते हैं फॉलोवर नंबर, ठीक है? जो स्टार्ट भी फॉलो से करे और एंड भी फॉलो से करे, यानी कि स्टार्टिंग में भी 2 और एंड में भी 2। इतनी हाई एनर्जी ऑफ मून, मून का नंबर है नंबर 2। और जब इतनी हाई एनर्जी हो जाती है ना, और वो कैप्सुलेट हो जाती है एक ही नंबर के अंदर, 2 और 2 के बीच में जितनी वो एनर्जी कैप्सुलेट हुई, वैसी एनर्जी कहीं कैप्सुलेट हो ही नहीं सकती। एक 11 में वो एनर्जी होती है, यानी कि एक्सट्रीम ऑफ बोथ द एंड्स, यानी कि फर्स्ट इधर से भी, माइनस से भी, और प्लस से भी, +1। तो दोनों के बीच में उसमें भी उतनी एनर्जी कलेक्ट होती है, और इन्हें मास्टर नंबर भी बोला गया श्रुति, 11 और 22 को। तो मास्टर नंबर इज ऑल्सो नॉन अच्छा नंबर बोला जाता है ना? अच्छा है, लेकिन कार्मिक लेसन्स के कारण ही है।
है श्रुति। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कार्मिक का मतलब बुराई है। कार्मिक का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल है 22 है, ये आपको दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज देगा, बहुत अच्छी चीज है उस वे में। लेकिन जितना बार आपको देता है ना, उतनी बार आपसे कुछ लेता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा करियर आपको दिया, आपसे वापसी में प्यार लेगा, ये कुछ ना कुछ मांगता है वापस। ठीक है, ये वो बलिदान चाहता है। आप कहें कि मेरी शादी बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी शादी दे देगा, लेकिन फिर बच्चे में डिले करवा देगा। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता है ये नंबर, इन्हें इन्हें सेक्रीफाइस चाहिए। अंडरस्टूड, सो गुड टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे हमेशा लोग आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, सो रियली गुड फॉर यू टू एक्सप्लेन दिस सर। अब बेबी के बर्थ डेट से एक लाइफ पाथ नंबर निकलता है, जब हम शायद टोटल कर देते हैं, वो लाइफ पाथ नंबर है जो उसके फ्यूचर और पर्सनालिटी को बताता है। क्या नाम का न्यूमरोलॉजी नंबर इस लाइफ पाथ नंबर से मैच होना जरूरी है? मैच नहीं, कंपेटेबल। ये बहुत समझने वाली बात है। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो गलती करते हैं, इवन न्यूमरोलॉजिस्ट भी, वो कैलकुलेशन ऑफ टैलेंट नंबर, यानी कि द नंबर कमिंग फ्रॉम द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, उसी में गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, जब वो कैलकुलेट करते हैं ना, तो जैसे 4 हुआ तो उसको 13 अगर हो रहा है तो उसको 4 कर दिया। नहीं है वो 4, वो 13 है। या 22 को 13 मान लिया, या 22 को 4 मान लिया। तो अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो 4 तो एंड में आएगा, लेकिन किससे वो 4 आया, ये बहुत बड़ा मैटर है, और इसी से आधा चार्ट डिवाइड हो जाता है। बात सही गई। यस सर, क्योंकि मैं जब सीख रही थी तो डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट थे और कार्मिक नंबर लोग मिस कर जाते थे। ग्रेट। अब कभी कभी पेरेंट्स ट्रेडिशनल या फैमिली नेम्स रखना चाहते हैं, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या नाम में थोड़ा बदलाव करके न्यूमरोलॉजी को सूट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स ये तो मुझे पता है किया जा सकता है, लेकिन इज इट, डू वी डू दैट और डू वी जस्ट गेट अ प्रॉपर नेम फ्रॉम द स्टार्ट? ठीक है। देखो श्रुति, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके दो हिस्से हैं इस आंसर के। पहला हिस्सा है चार्ट, दूसरा हिस्सा है इवेंट नंबर्स। चार्ट का मतलब क्या है? जो उसका कोर चार्ट है, जो बदलेगा नहीं, सारी जिंदगी वही रहने वाले, वे लगभग 65 नंबर, जो 65 नंबर्स की मैंने बात की थी। जब आप स्पेलिंग में चेंजेस करते हैं ना, तो ये चार्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, कुछ नंबर्स फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसका इवेंट नंबर में चेक करेंगे ना, तो उसमें बहुत इंपैक्ट दिखेगा। तो जब मैं फॉर एग्जांपल है किसी स्पेलिंग में, सिद्धांत कोई स्पेलिंग है, फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम सिद्धांत रखा, ए की जगह डबल ए मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ऊपर का चार्ट तो बदल जाएगा श्रुति, लेकिन नीचे के चार्ट में सिर्फ एक नंबर चेंज हुआ है, इवेंट नंबर, यानी 1 साल के नंबर चेंज हुए हैं सिर्फ। बाकी क्योंकि ए की वैल्यू खुद 1 है, और बाकी जितने भी नंबर है वो सेम रहेंगे, और वो अगर सेम रहे और वो कार्मिक नंबर रहे, यानी कि नेगेटिव नंबर रहे, तो कितना ही आप ऊपर की स्पेलिंग में चेंज करते रहो, नीचे की स्पेलिंग लगभग वही, मतलब नीचे का चार्ट, इवेंट नंबर्स का चार्ट लगभग वही रहेगा। तो कई बार हमें ऐसे केसेस में बहुत ध्यान से मिडिल नेम इंट्रोड्यूस हम करते हैं, जैसे फादर का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, या फिर जनरल नेम्स होते हैं, कुमार आप बीच में डाल सकते हैं, या फिर फैमिली का ही कोई नाम है तो वो डाल सकते हैं। मैंने तो बहुत अच्छा एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, फादर और मदर के नेम से अगर एक कंबाइनेशन नेम बनाया जाए, वो भी बहुत खूबसूरत एक तरीका है। आप सरनेम फादर का ले सकते हैं, बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मदर का फर्स्ट नेम, वो भी एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड आजकल है जो लोग फॉलो करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो बच्चा भी बड़े गर्व के साथ बता सकता है कि बीच में ये मेरी मदर का नाम है और लास्ट में मेरे फादर का सरनेम। वेरी क्यूट एक्चुअली। अब न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का अपना मीनिंग होता है। जैसे कि आई थिंक सन इज लीडरशिप, और इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द ईगोइस्टिक टाइप, यू नो, नेवर नेवर लिसन्स और नेवर वांट्स टू नो, नो नहीं बोलना, कभी भी नो नहीं। तो 3 शायद क्रिएटिविटी का भी होता है, या बैलेंस का भी। क्या आप कुछ ऐसे नंबर्स और उनके पॉजिटिव ट्रेट्स बताएंगे जो बेबी नेम्स के लिए पॉपुलर है अभी? देखिए, ऐसा मैंने, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था श्रुति, कि मैं इस चीज को मानता हूं कि हर नंबर बहुत खूबसूरत है, और हर नंबर के अंदर एक दैत्य छुपा है। आप जैसे बात करें नंबर 3 की, नंबर 3 जो है क्रिएटिविटी का नंबर है, एक्सप्रेशंस का नंबर है। इसकी नेगेटिव साइड है कि इससे अच्छा कोई झूठ नहीं बोल सकता। नंबर 1 की आपने बात की, ये लीडरशिप का नंबर है, ये बहुत स्टैंड लेता है चीजों को लेके, लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि इसे अपने से ज्यादा सही कोई लगता ही नहीं है।
नंबर 5 है, वो खुद जीना चाहता है, वो बहुत फन लविंग है, नेटवर्किंग है उसकी, लेकिन उसकी नेगेटिव साइड श्रुति ये है कि वो नंबर किसी भी तरह की कंडीशंस और किसी भी तरह की बाउंड्रीज को मानता ही नहीं है। उसके लिए मोरालिटी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो एक्चुअली में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसे आप परफेक्ट नंबर कह सके। हाँ, कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, जैसे 1 3 का कॉम्बिनेशन। 3 की जो नेगेटिव है वो ये है कि वो झूठ बोलता है ना, बहुत अच्छी झूठ बोल लेता है। लेकिन जब वो 1 के साथ कंबाइन हो जाए, क्योंकि उसका अहम है, 1 के साथ ऐसा है कि वो खड़ा रहता है, तो 3 की जो नेगेटिविटी है ना उसको दूर कर देगा। और 1 की नेगेटिविटी क्या है कि वो जो है दूसरों की बातें सुनता नहीं है, उसको अपने से ज्यादा किसी और की बात सही लगती नहीं है। 3 उसको वो बुद्धि देता है कि कम से कम मान नहीं रहे तो चुपचाप होके सुन लो। मानना नहीं है तुम्हें, 1 हो तुम मानोगे नहीं, लेकिन कम से कम सुन लो, अगले को ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ तो बोला था। सर, हम मूलांक की बात करें या भाग्यांक की? दोनों दोनों की कॉम्बिनेशन बात कर रहा हूं। अच्छा। अगर किसी का भाग्यांक 1 है तो मूलांक 3 दे दो, 3 अगर मूलांक है तो भाग्यांक में 1 दे दो। बाकी चार्ट भी ऑफ कोर्स, बाकी वो 65 नंबर्स भी देखे जाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओ कि वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने। अब जैसे 3 के साथ आप कॉम्बिनेशन कर दो से 7 का। 3 का कॉम्बिनेशन, 3 चाहता है बात करना बहुत सारी, 7 का जो नंबर 7 होता है उसको नहीं करनी बात। तो अगर ऐसा चार्ट बन जाएगा ना, तो ये क्या होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चार्ट बनेगा। अब इससे क्या होगा, बच्चा जो है चाहेगा कि बात करूं, लेकिन कभी वो उतनी क्या बोलते हैं, अंदर से ला ही नहीं पाएगा एनर्जी, या फिर इतना कॉन्फिडेंस कि बाहर जाके बोल पाए। अंदर तो उसके कहानियां चल रही होंगी कि मैं ये बोल दूं, मैं बोल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, स्टेज पे जाके ऐसा कर दूंगा। स्टेज के पीछे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, स्टेज पे जाते ही भूल जाएगा। हम्म। सर, आपने 1 3 शायद 7 भी कवर कर दिया, तो हमको 1 to 9 पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स बता दीजिए। बहुत मजा आया जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, एक एक लाइन में जल्दी करना पड़ेगा, वरना तो श्रुति मुझे लग रहा है किताब बनेगी यहीं पे। नहीं। तो देखिए, 1 की पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो 1 का पॉजिटिव जो है वो ये है कि ये नंबर खड़ा रहता है सीधा, मतलब इसका स्टैंड लेने इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं, ये स्टैंड है, ये पिलर है। ठीक है, इसका नेगेटिव ये है कि ये झुक नहीं सकता, 1 मुड़ता नहीं है, इसमें मुड़ने जैसी कोई पावर ही नहीं है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी 0 है इसकी। बात करें 2 की, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें। ये नंबर जो है हमेशा किसी के साथ भी चल सकता है, किसी की कई बात पे बिल्कुल अडिग रह के उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये स्टैंड नहीं ले सकता, यानी कि ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसको वो किसी और की जरूरत है, एक पुश की जरूरत है। नंबर 3 की बात करें तो बड़ा प्यारा सा नंबर, आप देखें अगर शेप भी देखें तो बहुत क्यूट सा नंबर है, क्रिएटिव नंबर है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये इसकी तली नहीं है, यानी कि इसका बेस नहीं है, यानी कि ये कैसी भी सिचुएशंस में कैसा भी हो जाता है, तो आप इसकी चीज पे भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होता। नंबर 4 की बात करें, ये बहुत अड़िग नंबर, एक एंगल्स के साथ बनता है ये नंबर, और 1 के साथ कंबाइन अगर आप देखिए इसकी शेप भी, तो इसमें अडिगनेस बहुत है। ये बहुत सीधी बातें करता है, लॉजिक की बातें करता है, लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि इसमें इमोशंस जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है, यानी कि कोई इमोशंस नहीं है। इसके लिए जब ये लड़ता है तो इसे पता ही नहीं होता कि सामने वाला कौन है, क्यों लड़ रहा हूं, कि जरूरत भी है, वर्थ भी होगा जीतना, कोई मतलब नहीं करता। 5 की बात करें तो 5 को बहुत पसंद है किसी भी तरह की फ्रीडम, उसको दूसरों को जियो और जीने दो वाली स्थिति और कंडीशंस अच्छी लगती हैं, लेकिन मोरालिटी नहीं है, फिर कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आपने उन्हें ये कह दिया कि साहब ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ऐसे तो करना होता है इस समाज में, नहीं, उसको नहीं मानेंगे फिर। ठीक है, 6 की बात करें तो देखिए 6 के पास बहुत सारे इमोशंस हैं, मदर ऑफ यूनिवर्स कहा गया, ये दूसरों की बहुत अच्छी केयर करता है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये हर जगह मां बनने की कोशिश करता है। मां बनने की कोशिश का मतलब है हर जगह चीजों को पर्सनली ले लेता है। ऑफिस में जाएगा, सारी दुनिया काम कर रही है, सैलरी ले लिए घर जा रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि कंपनी बहुत आगे चली जाए, या फिर कोई और अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको टोका टाकी करेगा, ऐसे मत करो तुम थोड़ा टाइम से आया करो, जबकि ये उसका काम नहीं है, बेफिजूल की दुश्मनियां मोल लेता फिरेगा पर्सनल लेने के चक्कर में। नंबर 7 देखिए बहुत डीप जाता है, अपने अंदर बहुत डीप जाता है, लेकिन नेगेटिव यही है कि बहुत डीप जाता है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत मिस्टीरियस नंबर है और खुद में खोया रहता है। इस नंबर को आप जान ही नहीं सकते, इस नंबर का अंत नहीं आप कभी पा सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा मिस्ट्री का नंबर भी बोला जाता है। नंबर 8 मेटेरियलिस्टिकली बहुत इंक्लाइन नंबर है, ये बहुत करेज का नंबर है, बहुत सारा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज लाता है, लेकिन इसको अगर जो इसके गोल्स हैं उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा सकता है, फिर ये फिर इतना ज्यादा रूथलेस है कि आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे।
नाइन में हमेशा दूसरों के लिए स्टैंड लेने की ताकत है। ये वन से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ कंपैशन, क्योंकि ये स्टैंड भी लेता है और साथ में कुछ अच्छा भी, यानी कि कर्व भी आता है नाइन में। तो वो कर्व जो है इसको इमोशंस भी दे रहा होता है कि नहीं, तुम दूसरों की मदद करो, कोई अगर किसी को परेशान कर रहा है तो जाओ उसका स्टैंड लो, बेशक कोई आपसे थैंक यू ना कहे तब भी स्टैंड लो। लेकिन इनकी समस्या ये है कि जब ये दोनों कंबाइन करते हैं ना, इमोशंस और स्ट्रेटनेस यानी कि ब्लंटनेस, तो अब ये कंफ्यूज रहता है और उसके कारण बहुत एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि गुस्सा इसका बहुत ही खतरनाक है, हमेशा गुस्से में रहेगा। थैंक यू सर। मैं आपकी रील्स भी देखती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है आपकी रील्स सुनने में, और जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव्स मिक्स करते हो तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच। सर, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम का स्पेलिंग बदलने से न्यूमरोलॉजी इफेक्ट जो होता है वो चेंज होता है। तो हम पॉजिटिवली तो चेंज कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट, तो क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? हो जाते हैं, श्रुति हो जाते हैं। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने खुद न्यूमरोलॉजी पढ़ना सीखा था, तो जो स्टार्टिंग के फेजेस होते हैं, जब आप चार्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब हिट एंड ट्राई का ही काम होता है स्टार्टिंग में। मेरे पहले 2 से 5 साल मैंने यही किया। तो उसमें क्या होता था कि आपने फॉर एग्जाम्पल राजयोग क्रिएट कर दिया नंबर 8 से। राजयोग का मतलब होता है ऐसी कंडीशन की जिंदगी आपको मौका देगी एक बार अपनी पुरानी जनरेशन से बहुत आगे जाने का। ठीक है, वो राजयोग अगर आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन वो राजयोग ऐसे नंबर से क्रिएट हुआ जिसका उसकी लाइफ में पहले ही नेगेटिव इंपैक्ट था। फॉर एग्जांपल है नंबर 8, यानी कि मेटेरियलिस्टिकली तो उसे बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा, लेकिन उस मेटेरियलिस्टिकल सक्सेस के साथ साथ कोई उसका कमजोर रिश्ता जो होगा, स्पेशली फादर से रिलेटेड, क्योंकि फादर सन का रिलेशनशिप दिखाता है 1-8। ठीक है, यानी कि उसके फादर से रिलेशनशिप खराब कर देगा। या फिर अगर वाइफ है कोई, मतलब कोई फीमेल है जिनकी शादी हुई है, तो हो सकता है उनका करियर बहुत अच्छा कर दे, लेकिन पति से डाइवोर्स दिला दे, क्योंकि यहाँ पे सन रिप्रेजेंट करेगा उनके पति को, हस्बैंड को। तो ऐसी चीजें भी मैंने होती देखी। तो आप जब भी चार्ट करते हैं ना, तो लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं आपसे कि सर मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा हो जाए, सर वैसा हो जाए, मेरे को करोड़पति हो जाए। लेकिन आप चार्ट देख रहे होते हो कि वो क्या अभी चार्ट इतना कैपेबल है कि उसको कलेक्ट भी कर सकता है उस एनर्जी को। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक चीज को बढ़ाने के लिए इतना पुश दे दिया जिससे दूसरी चीज नीचे आके गिर गई। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, और यही शायद डिफरेंस है एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट में, यही मेरी एक जर्नी रही एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ, कि मैंने को ये समझ में आया कि ये बैलेंस कैसे बनाना है। अच्छा, और जब हम न्यूबॉर्न्स या बेबीज की बात करते हैं, द बैलेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर, है ना? क्योंकि अगर हम बीच में से भी करते हैं तो भी नेम करेक्शन से थोड़ा बहुत हो जाता है। पहले सीख चुका ना वो, अब क्योंकि अनलर्निंग होनी सबसे मुश्किल है, इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है अनलर्निंग। अगर आपने 20 से 25 साल किसी तरह से अपने माइंडसेट को कर रखा है, इवन साइकोलॉजी भी मैंने इसीलिए पढ़ी श्रुति, जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि साइकोलॉजी कुछ और कहती हो चीजों के बारे में। तो मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में सिर्फ इसी के कारण, ताकि मैं समझ पाऊं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो कैसे रही है, माइंड की डेवलपमेंट होती कैसे है। तो उसके कारण फिर मुझे पता चला कि बच्चे का जो दिमाग होता है शुरू के 5 से 7 साल में, पूरा का पूरा अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने की ताकत वहीं से आ जाती है। अगर आपने उसकी सोच को, उसके नंबर्स को, उसके चार्ट्स को वहीं पे सही कर दिया, तो समझे कि जिंदगी की जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां होंगी वो भी बड़ी छोटी लगेंगी उसको। वाओ! मैंने पहली बार सुना है कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी थी। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके लिए कैसे काम करती है जब आप चार्ट देखते हैं? जैसे कि साइकोलॉजी आप मिक्स कर रहे हैं विद न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एज़ वेल। तो आप पूरा ह्यूमन व बेबी को देख रहे हैं। तो व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ऑल दिस? देखिए, इससे सबसे ज्यादा मुझे जो इम्पैक्ट होता है वो डीप माइंड स्टडी में होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अब लोग जो किताबों में पढ़ रहे हैं, कोई भी, जैसे कोई मैंने जब स्टार्ट पढ़ा तो 3 का बताया, क्रिएटिविटी है, सिर्फ एक सिंपल लाइन या 2-4 चीजें वैसे ही रिलेटेबल बता दी। लेकिन जब आप उसको बहुत ध्यान से माइंड के तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि साइकोलॉजी के तरीके से पढ़ते हैं कि क्रिएटिविटी लाती क्या क्या है। क्रिएटिविटी आपकी इमेजिनेशंस को बढ़ाती है। इमेजिनेशंस बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये भी है कि उसकी नेगेटिव सोचने की ताकत भी उतनी ही बहुत तेज हो जाएगी। जितना ज्यादा वो पॉजिटिव सोचता है उतना ही नेगेटिव, यानी कि उसको कंट्रोल की जरूरत है। वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करेगा, तो यानी कि उसको एक ऐसा नंबर दे दो जो उसकी हिचक को खत्म कर दे।
यानी कि 3 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन कर दो। वो बंदा जो होगा, जो भी चार्ट, जो 3-9 का चार्ट, कंप्लीट अगर चार्ट की बात करूं, 3-9 से रूल्ड चार्ट, तो वो चार्ट पॉलिटिशियन बहुत अच्छा बन सकता है, समाज सेवक बहुत खूबसूरत बन सकता है, वो लोगों की जिंदगियां बचाने वाला डॉक्टर, जो सर्जरी ना करे लेकिन अपनी बातों से जिंदगियां बचा दे, वैसे वाले डॉक्टर बन सकते हैं। वाओ, सो गुड टू हियर। अब तो सर आप बहुत लोगों के बीच में नाम चेंज करते हैं और बेबीज की भी चेंज करते हैं, शायद बेबीज को नया नाम देते हैं। अब चेंजेस करके आपने पॉजिटिव फीडबैक पाया है? क्योंकि बर्थ से जो बेबी नाम लेता है, जो आप सजेस्ट करते हैं, उसका तो लाइफ हम समझ सकते हैं कि हारमोनियस है। इट्स नॉट कि उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन दिल बी रिजॉल्व्ड मोर क्विकली। लेकिन जो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं, आई एम 35-40 ईयर्स ओल्ड ना, तो 40 की एज में अगर मैं मेरा नेम चेंज करती हूँ, तो उसमें मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स जल्दी देख पाऊंगी? मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन श्रुति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन समझिए, देखिए, मैं कभी भी नाम चेंज अडल्ट्स के लिए फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस होती ही नहीं है। उसका कारण ये है कि देखें, आप एक बनी बनाई डिश में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां से ब्लंडर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर जब तक कि बिल्कुल जरूरत ना हो जाए, बिल्कुल जरूरत, आखिरी स्टेप, यानी कि मेरे पहले स्टेप होते हैं रेमेडीज, जिनमें भी मैं 3 तरह की रेमेडीज पे काम करता हूं। मैं मंत्रास पे काम करता हूं, मैं कर्मास पे काम करता हूं, और मैं भक्ति पे काम करता हूं। मेरी तीनों रेमेडीज उसी तरीके की, वो आसान रेमेडीज होती हैं। उनसे अगर चेंजेस नहीं आए, उसके बाद कि नंबर मुझे दिख रहे हैं कि ये नंबर बहुत लंबे टाइम तक आने वाले हैं और ये सच में बहुत मुश्किल होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इतने स्ट्रॉन्ग चार्ट के साथ है कि ये नंबर्स को निकाल ले जाएगा, तब मैं वो नाम चेंज देता हूं, और तब इंपैक्ट दिखता है, क्योंकि वो पहले ही वर्स्ट सिचुएशन में है। यानी कि नाम चेंज तभी दिया गया जब वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में था। इससे बुरा तो बस बुरा ही था, मतलब ये अंत था। अब यहां से कुछ भी बेटर होगा ना, 10% भी बेटर हुआ, उठा चार्ट, तो वो इंप्रूवमेंट आपको 50% दिखेगा उसके रियल लाइफ में। और जब वो 50% दिखता है ना अगले को, मतलब क्लाइंट को खुद दिख रहा होता है कि चेंजेस आए, तो वो एक बहुत अच्छी साइकिल क्रिएट हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो गया। अब आप कह रहे हैं कि अरे यार 20% तो आ गया, अपने एफर्ट्स बढ़ाता हूं, 20 को 40 कर देता हूं, 40 को 60, बस अब तो पहुंच गया, बस अब तो पहुंच गया। सिर्फ यही काम करता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी जिंदगी नहीं बदलता, वो आपका माइंडसेट बदल देता है। ओके, अब ये शायद मेरा आखिरी सवाल है सर। पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को कोई टिप्स देना चाहते हैं जो बेबी के नेम या बेबी का नाम चुनने में मदद करे? ठीक है श्रुति, देखिए, एक टिप जो मैं सारे पेरेंट्स को देता हूँ, मेरे लाइव सेशंस में भी और सारी वीडियोस में भी बोलता हूँ, कि कृपया करके अपने बच्चे के न्यूमरोलॉजिस्ट खुद ना बने, पड़ोसियों के बच्चों के नाम करें, अपने बच्चों के सही एक्सपर्ट के पास जाके कराएं। पड़ोसियों के बच्चों की खुद ट्राई करें खूब सारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे पे बिल्कुल मत ट्राई करना, क्योंकि उसमें गड़बड़ करोगे। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको सीखो, या तो कंप्लीट सब्जेक्ट सीखो, फिर आप करो, फिर अच्छी चीज है। लेकिन आपने 2-3 नंबर सीख लिए, या लोशो ग्रिड थोड़ी सी सीख ली, छोटी छोटी चीजें है ना, इनको सीखना आसान है, 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देखी, हाँ जी हो गए न्यूमरोलॉजिस्ट, ऐसा नहीं है। उसमें ब्लंडर करोगे आप, और वो ब्लंडर जो है अपने नाम पे कर लो, बच्चे के नाम पे मत करो, अपने नाम पे कर लो। तो न्यूमरोलॉजी से छेड़छाड़ मत करो। हाँ, अगर आप फिर भी आप ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो उस केसेस में जो मैंने कार्मिक नंबर कहे वो हटाने की कोशिश करो लाइफ से। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो कि नाम जो है, मैं हमेशा टिप देता हूं, आप बच्चे के साथ ना एक नाम के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कशिव नाम दिया मैंने किसी को, तो उस नाम के साथ आप बच्चे को थोड़ा दिन बुला के देखो, पुकार के देखो, बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। रोता बच्चा चुप हो जाता है क्या, या फिर और चिल्लाना शुरू कर देता है, या फिर अगर बीमार है तो उसके पालने पे वो नाम लिख दो। अगर बालने पे नाम लिखने से बच्चे की तबीयत सही हो जाती है, तो समझ लो नाम की बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। और मैंने बहुत मेडिकल केसेस में भी न्यूमरोलॉजी की हेल्प करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये तो एनर्जी है, नाम सबसे बड़ी एनर्जी है। आप चेक करो कि बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है उस एनर्जी से, आप खुद ही समझ जाओगे कि नाम सही हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सर, आप आए मेरे शो पे, आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत सीखने को मिला। डिफरेंट सवाल थे ये। मैं नॉर्मली न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का था। सो थैंक यू सो मच सर। It was lovely to be on the show, Shruti, and sending all the blessings and love to everybody who is listening this. थैंक यू।